थैली के समान होता है शुक्राशय, उसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं और शुक्राणु को पोषण देने का भी ये कार्य करता है शुक्राशय। देखिए जैसे यहाँ चित्र की सहायता से देखिए, ये मान लिया हमारा शुक्राशय है, इसमें क्या है शुक्राणु है, इसके शुक्राशय शुक्राणु को पोषण देने का भी कार्य करता है। तो आगे देखिए प्रोटेस्ट ग्लैंड यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि। देखिए यह सिंगाड़े के आकार का ग्रंथि होती है, यह एक सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि होती है जो मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होता है, स्त्रियों में फैलोपियन नालिका के रूप में अंडाणु का निषेचन करता है, कभी कभी प्रोटेस्ट ग्रंथि में सूजन आ जाने पर, जब प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है उसमें सूजन आ जाने पर मूत्र त्याग करने में बहुत परेशानी होती। तो दोस्तों देखिए ये चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, यही है प्रोटेस्ट ग्रंथि। अब अगला हमारा है गर्भाशय यूट्रस। गर्भाशय एक खोखला तथा शंक्वाकार, संरचना की आकार का होता है। गर्भाशय खोखला शंक्वाकार संरचना की आकार होता है। इसमें अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन गर्भाशय में ही होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यह शुक्राणु की संरचना, ये बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। देखिए ध्यान से, प्रत्येक शुक्राणु एक धागे के समान संरचना होती है। शुक्राणु का शरीर 3 भाग में बटा होता है। पहला है शीर्ष शुक्राणु का अग्र छोर लंबा तथा बेलनाकार होता है। इसका सिरा नुकीला होता है जो अंडाणु की झिल्ली को गलाकर निषेचन करता है। जैसे तो आपको मैंने क्या बताया कि शुक्राणु कितने भाग में होते हैं? शुक्राणु 3 भाग में होते हैं, एक धागे के समान होते हैं तथा 3 भाग में होते हैं। पहला है इसका क्या है शीर्ष भाग, दूसरा है मिडल और तीसरा टेल। 3 भाग में शुक्राणु होते हैं तथा उसका दूसरा मध्य भाग। शीर्ष के मध्य पीछे की ओर एक छोटी सी संरचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है, शुक्राणु कहलाता है। शीर्ष के पीछे की ओर एक छोटी संरचना होती है। देखिए यहाँ पर शीर्ष के पीछे मध्य की ओर एक छोटी संरचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है, यह मध्य भाग कहलाता है। ये क्या है? यह मध्य भाग कहलाता है। देखिए तीसरा है टेल माने पूँछ के द्वारा ही शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तैर सकता है। यह नालिकाकार संरचना होता है। तो यह देखिए, इसको याद है, यहाँ पर देखिए पूँछ के द्वारा ही शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तैर सकता है। यह नालिकाकार संरचना होता है। देखिए नालिकाकार संरचना। अंड जनन किसे कहते हैं? तो यह सिंपल सी बात है, अंडाशय के अंदर या अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होगा तो हमारा अंडाशय होगा। इस क्रिया को हम जनन काल से तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है। ये आतर्व चक्र, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आतर्व चक्र अथवा मासिक चक्र स्त्रियों में जन्म काल के समय से, जब जन्म पैदा होते हैं तब से लेकर 13 से 14 साल से प्रारंभ हो जाता है तथा लगभग 45 से 50 वर्ष तक रहता है। 13 से 14 तक प्रारंभ होता है तथा कब तक रहता है? 45 से 50 वर्ष तक रहता है। इसमें मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस तथा पिट्यूटरी ग्रंथ के इस चक्र नियंत्रित करती है। इस चक्र को हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथ नियंत्रित करती है। जनन काल अथवा अंडाशय। जनन काल में अंडाशय से एक अंडे का प्रतिमाह उत्सर्जन होता है। जनन काल से अंडाशय से एक अंडे का प्रतिमाह उत्सर्जन निकलता है। या उत्सर्जन मासिक चक्र के तुरंत बाद होता है। प्रतिमाह यह क्रिया निश्चित समय तक, प्रतिमाह माने हर महीने, यह निश्चित क्रिया तक होती है। यह प्रतिमाह एक निश्चित समय तक होती है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहते हैं। और मासिक चक्र के 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला रजस्राव, दूसरा अंडोत्सर्ग, तीसरा पश्च अंडोत्सर्गीय प्रावस्था तथा सबसे अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अपरा तथा प्लासेंटा किसे कहते हैं? जब स्त्री के गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है या प्रारंभ होता है निर्माण होने में, जब स्त्री के गर्भ में भ्रूण का प्रारंभ होता है तो इसके 2 महीने बाद भ्रूण की नाभि तथा गर्भाशय को एक कोशिका जोड़ देती है। एक कोशिका दोनों को जोड़ देती है, जिसे हम अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। यह 3 से 9 महीने तक भ्रूण
भ्रूण को सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। इसे अपरा प्लेसेंटा 3 से लेकर 9 महीना तक भ्रूण को सभी पोषक तत्व को प्रदान करता है। यह सभी संसार में स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है।